नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्णिया में। बिहार का ये सीमांचल एरिया पूर्णिया और काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो पप्पू यादव यहीं से सांसद हैं, लेकिन आज पूर्णिया को अगर दूसरे फेज के लिए रखते हैं तो बाकी जगहों पे आज बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई है और इन 121 सीटों पर 5 बजे तक की जो पोलिंग है वो 61% से ज्यादा की है। पिछली बार पूरे बिहार में 243 सीटों में 57% की पोलिंग हुई थी, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जब 5 बजे तक 62% के लगभग पोलिंग हुई है तो इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परसेंटेज 65 से 70% तक जा सकता है। तो एक तरफ बिहार में, लेकिन बिहार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हम लोग जब आज मुजफ्फरपुर से आगे बढ़े, दरभंगा और निर्मली होते हुए, सुपौल होते हुए, फारबिसगंज, अररिया होते हुए जब पूर्णिया पहुंचे हैं तो बहुत कुछ सर्वे करने का भी मौका मिला, बहुत लोगों से बातचीत करने का, जानने का मौका मिला कि क्या कुछ चल रहा है इस बिहार में। ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि आज कई सभाएं भी थी सेकेंड फेज के लिए। राहुल गांधी इसी पूर्णिया में थे, कस्बा में और अररिया में थे। उनके अलावा प्रियंका गांधी भी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और उधर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नाम पर, अपने दम पर चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू का कुनबा भी यहां पर चुनाव में दम ठोक रहा है, ताल ठोक रहा है। विजय कुमार सिन्हा, आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इसी बिहार के, वो थोड़ा आज परेशान नजर आए। किनकी परेशानियां बढ़ी हैं, किनकी परेशानियां कम हुई हैं, इन सब पे भी बात करेंगे। और 8 से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है बिहार सरकार के, बिहार में नीतीश सरकार की कहें तो। और लेकिन राघोपुर पे भी आज ही वहां भी मतदान होना था, मतदान हुआ, यानी किस्मत जो है वो तेजस्वी यादव की भी आज पिटारे में बंद हुई है। इन सबके बीच पूर्णिया में जब कस्बा में आज राहुल गांधी थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जल्दी से उनको सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी ने भी अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं, मीडिया के सामने तो बात करती हैं, लेकिन आज जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भी अपनी बातें रखी। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे थे आज की सभा में पूर्णिया सेकेंड फेज। और आपको याद होगा, यहाँ ये भी बता दूं कि सीमांचल का जो एक क्षेत्र है, पिछली बार 2020 में इसी क्षेत्र में महागठबंधन पिछड़ गया था, AIMIM की 5 सीटें आ गई थी और इसके कारण चुनाव पलट गया था। कहें तो महागठबंधन की सीट नहीं आ पाई उतनी जितनी पे सरकार बने, और NDA की सरकार बन गई थी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? नीतीश कुमार का नाम अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का कुनबा जो है वो पिछड़ता हुआ क्यों नजर आता है, सब कुछ हम बताएंगे। सूरत हाल आज फर्स्ट फेज के बाद कौन आगे है, क्या पलट गया है चुनाव, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल गांधी को। और मेरी एक पर्सनल गारंटी है, और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। बिहार में जो टूरिस्ट सर्किट है उसको हम बिहार की जनता से जोड़ने का काम करेंगे कि टूरिज्म का पूरा फायदा बिहार के युवाओं को मिले। नए होटल खुले, नए रेस्टोरेंट खुले और लाखों युवाओं को टूरिज्म से फायदा मिले। हमारा फोकस भाई और बहनों रोजगार पे होगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि यहां मखाना उगाया जाता है, मगर जो मेहनत करता है उसको मखाना में से कोई पैसा नहीं मिलता, कम से कम पैसा मिलता है, बिचौलियों को पैसा मिलता है। मखाना अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है,
हम चाहते हैं कि जो लोग मखाने को उगाने में अपनी मेहनत देते हैं, खून पसीना देते हैं, मखाने का फायदा उनको मिले। और इसके लिए बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम करेगी। तो यहाँ सुन रहे थे आप राहुल गांधी आज कस्बा में थे, मखाना उद्योग की बात कर रहे थे और मखाना उद्योग के अलावा वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ युवाओं पर फोकस है ये पूरा का पूरा। अगर विपक्षी कुनबा देखा जाए, खासकर महागठबंधन की बात की जाए, तो युवाओं की बात होती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, पलायन की बात होती है, ये तमाम बातें होती है। लेकिन क्या इस बार मुद्दों से भटक गया है सत्ता पक्ष, ये भी समझना होगा। तो सत्ता पक्ष क्या कुछ लेकर आ रहा है वो उस पर भी बात करेंगे। और इसी में आज प्रियंका गांधी भी आज जब सभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। प्रियंका गांधी को चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, गोपालगंज में भी वोटिंग शानदार ढंग से हुई है। तो पूरा का पूरा जो मिडिल बिहार है वो किस दिशा में जा रहा है। आज 121 सीटों में से आप जानते हैं पिछली दफा 2020 के रिजल्ट की अगर बात करें तो 61 और 60 यानी 60 और 61 सीटों का बंटवारा था। एक सीट से आगे नीचे की बात थी, महागठबंधन एक सीट से पीछे था। लेकिन क्या इस बार महागठबंधन यहां फर्स्ट फेज में बाजी मारेगा, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन लगता ऐसा है कि पिछले 4 दिनों से जो महागठबंधन का प्रतिशत बढ़ा है उसके तरफ रुझान युवाओं का खासकर बढ़ा है। और इसमें युवाओं का एक रुझान जो दिखाई देता था पहले थोड़ा सा जनसुराज की तरफ, वो भी खत्म हो चुका है। इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रियंका गांधी को सुनिए क्या कुछ कह रही थी आज। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे। देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों, क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। प्रियंका गांधी भी लगातार दमखम यहां पर पूरी ताकत के साथ भाषण दे रही हैं। और ये चुनाव पिछली दफा और इससे पहले के कई चुनाव को अगर आप लोग देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस कदर इसमें ताल ठोकी है, दम ठोका है, वो साफ दिखाई देता है कि ये कुनबा थोड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। हमारे दोनों साथी मौजूद हैं यहाँ पे, प्रशांत टंडन जी भी हैं और इधर फर्राज साकिब जी भी हैं। हम लोग जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, ये सीमांचल का एरिया है, पूर्णिया काफी महत्वपूर्ण है। और पूर्णिया में पला बढ़ा, आगे बढ़ा हूं मैं, तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आप लोगों से कई बार कहता भी हूं जब मैं लाइव करता हूं, तो हमारे कई साथी यहां पर मौजूद भी हैं जो साथ में पढ़े। तो ये सब और इन सब के बीच अगर सियासी तौर पर यहां पर कैसा चल रहा है, क्या सूरत हाल है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। उससे पहले आज जो दिन भर हुआ है उसको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो 121 सीटों पर आज मतदान हुआ है, पोलिंग हुई है, वो किस दिशा में जा रहा है। महागठबंधन बाजी मार रहा है या एनडीए बाजी मार रहा है, इन सब पर नजरें टिकी हुई थी। सुबह से अलग अलग जगहों से लगातार हम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे थे, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत टंडन जी और फर्राज साकिब जी, आपका स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। साकिब जी, किस दिशा में जा रहा है चुनाव 121 सीट? राजीव सर, देखिए ये आज के चुनाव ने जो है अगले दूसरे फेज का भी ट्रेंड सेट कर दिया है। और जो डीबी लाइव के दर्शकों के लिए हम लोग बार बार ये बता रहे थे,
और शायद उनको ये लग रहा होगा कि हम उनको संशय में डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो आउटपुट्स थे, जो हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे थे तमाम जगहों से, बिहार की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, अभी तो हम लोग 4-5 दिन से ग्राउंड पे घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले भी जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास में, एक नारा जो हम लोग बार बार कह रहे थे, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, उसका इफेक्ट आज पहले फेज के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिख गया है। इसमें कहीं कोई शंका, शुभा और संदेह की अब बात नहीं रह गई है। जहां लोजपा के उम्मीदवार थे और जहां भाजपा के उम्मीदवार थे, वहां जदयू का जो बेस वोटर है, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसमें कम से कम 12 से 15% जो नीतीश जी का वोटर माना जाता है, उसने रिवॉल्ट कर दिया है। अब वो रिवॉल्ट जो होता है वो 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान के उम्मीदवारों के लिए जदयू के अति पिछड़े उम्मीदवारों के सामने सवर्ण समाज की तरफ से जो रिवॉल्ट किया गया था, वो थोड़ा आक्रामक तरीके से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था उसको, लेकिन यहाँ जो रिवॉल्ट हुआ है वो बिल्कुल खामोशी से हुआ है। और ऐसी तमाम जगहों से, दीघा से मैं आपको बता रहा हूँ, दीघा में अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है भाकपा माले की तरफ, नीतीश जी का वोट भाकपा माले की तरफ शिफ्ट हुआ है। और लखीसराय की जो आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लखीसराय की शुरुआत से पहले मैं अपने डीबी लाइव के दर्शकों को कुछ और जो हमारे पास जो जानकारी, दिन भर की जो जानकारी है, आज जो वोटिंग पैटर्न जिस तरह का ट्रेंड सेट हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आज कहां कहां किस तरह से प्रशासनिक अमले ने वोट को जो है बाधित करने की कोशिश की है और सरकार के साथ प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा खड़ा नजर आया है। मनेर से ऐसे विजुअल्स आए, आपको याद होगा कुंदरकी में समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस वाले वोटर्स का आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती आई कार्ड चेक करने की। ठीक वही पैटर्न आपको मनेर में मिला है। पटना की विधानसभा मनेर, जहां से भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है। उन्होंने बाकायदा वीडियो ये करके बनाया है कि आप, और वो पुलिस से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी भी वोटर का वोटर आईडी चेक करेंगे। वोटर आईडी चेक करने की अथॉरिटी अंदर जो पोलिंग पार्टी बैठी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके जो लोग हैं वो वोटर आईडी चेक कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करना है। मोहिउद्दीन नगर एक विधानसभा है, वहां से ये खबर आई है कि वोटर्स को जबरन पुलिस वालों ने गांव में घुस करके डराया धमकाया है। और एक बंदा है जो दूर से वीडियो बना रहा है, उसने कहा है कि देखिए पुलिस वाले जबरन घुस रहे हैं और ये तमाम चीजें। उसके बाद आपको सबसे आश्चर्यजनक, दरभंगा की सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं आर.के. मिश्रा, डीजीपी रहे हैं, वो डीजीपी रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को भी शिकायत की थी कि भाजपा के लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। और आज जब वो वोट डाल के लौट रहे थे, उसके वहां पर भी जो है उनके साथ झड़प हुई। और जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो लोकल थानेदार आके उन्हीं को उठा के ले गया और थाने में बिठा दिया। और वो, आप सोचिए, वो जो आदमी जो डीजीपी की, जब वो डीजीपी रहे होंगे, उस इलाके के, उस थाने के क्षेत्र के वो आईजी रह चुके हैं। आज उस थानेदार की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसको लेकर के आता है, उनको आर.के. मिश्रा को लेकर के आता है, जनसुराज के प्रत्याशी को थाने में बिठा देता है, बजाय जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का ये व्यक्ति जो है वोटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पकड़ने के, उसको रोकने के। जो आरोप लगाने वाला है जनसुराज का प्रत्याशी, उसको ही उठा के ले आए ये। और ऐसी तमाम जगहों से खबर आई है, इस तरह से वोटिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में हम लोग जहां से सुबह चले, वहां भी खबर आई कि कई जगह लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया, लेकिन उसके बाद भी अभी जब हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, वोट प्रतिशत जो है लगभग 65% वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई है। तो ये बताता है, इससे पहले बिहार में इतनी आक्रामक वोटिंग मुझे लगता है पिछले कई दशकों में नहीं हुई थी। बिहार में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो इतना ज्यादा क्यों हुआ इस बार? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा 2020 में 57% की वोटिंग हुई थी, यानी 57% की पोलिंग हुई थी, और इस बार अभी तक 62%, और मुजफ्फरपुर जैसी जगह पे 65%, यानी 70% 75% तक जा सकता है। और इस पैटर्न को कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, इस बार लगभग 10% का जो इजाफा हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आज जब हम पोलिंग में थे और मुजफ्फरपुर में, वहाँ 65%, अब तक की जो फिगर आई है 65% पोल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा जंप है। लेकिन उसके अलावा बात करें कि देखिए, एक महीना पहले चुनाव की घोषणा हुई थी, और इस एक महीने में तमाम छठ पर्व भी आया, दिवाली भी आई, धनतेरस भी आई, और बारिश भी आई, तूफान आया, मोन्था तूफान आया था, उससे बारिश हुई, तूफान आया, जिसकी वजह से प्रचार रुका भी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। ये सब हुआ और तमाम तरीके के मुद्दे आए, और इन सब का जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका आज बोर्ड का इम्तिहान था। पेपर सेट किया है जनता ने, मतदाता ने। अब देखना है कि ये लोग लिख के क्या आए हैं, वो हम देखेंगे
14 नवंबर को। लेकिन मुजफ्फरपुर में आज जब हम सुबह से हम लोगों ने कई 8-10 पोलिंग बूथ पे अलग अलग लोगों से बात की, तो पहली बात कि वहाँ पे भी SIR का एक रिफ्लेक्शन, SIR का असर दिखाई दिया कि बहुत सारे लोग हमको मिले जो जिनका नाम कट गया, जिनके परिवारों के नाम कट गए, वो भी दिखाई दिया। और वो लोग जिन्होंने अभी 2024 पिछले साल लोकसभा के चुनाव में वोट दिया था, तो ये भी दिखाई दिया। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि मैं यही वॉच कर रहा था, लोगों से मैं बात कर रहा था किन, देखिए हम लोग उचित भी नहीं है ये पत्रकारिता के हिसाब से कि हम पूछें कि किस पार्टी को वोट दिया, लेकिन हम मुद्दे जरूर पूछते हैं कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया। अब उससे मैं मिला रहा था कि क्या मुद्दे मोदी जी उठा रहे थे, क्या मुद्दे बीजेपी उठा रही थी और क्या मुद्दे तेजस्वी यादव या राहुल गांधी उठा रहे थे, और इन दो कैंपों में और मतदाता क्या कह रहा है वोट डालने से पहले या वोट डालने के बाद, कि उसने किन मुद्दों में बात किया। तो जो प्रमुख मुद्दे दिखाई दिए हैं, महंगाई, जिसकी चर्चा बड़ी कम हो रही थी पूरे इलेक्शन के दौरान, महंगाई एक बड़ा मुद्दा दिखाई दिया। पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के बीच में ये सारे मुद्दे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि जनता ने पेपर वो सेट किया है जिसकी तैयारी शायद बहुत से लोग नहीं कर रहे थे, और मोदी जी लगातार घुसपैठिए पर हैं, लगातार वो जंगल राज की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के। और वो जो जंगल राज है, मैं दूसरी बार आऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जंगल राज है क्या और जंगल राज मोदी जी बार बार क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हुआ ये है कि इस बार के चुनाव में जो सत्ता पक्ष है, एनडीए का पक्ष, आप जानते हैं नीतीश बाबू जो हैं वो पिछले 20 साल से लगातार सीएम की कुर्सी पर हैं, चाहे इधर रहे या उधर रहे, लेकिन कुर्सी वही बरकरार है। और वैसे में हर बार का चुनाव का एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मुद्दा होता है, उन मुद्दों पे जो सियासी दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। कुछ घोषणाएं वैसी होती हैं जिनमें लोगों को लुभाने की कोशिश होती है। जैसे तेजस्वी यादव का कुनबा जो है उसने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। फिर इधर से एनडीए का कुनबा ये कह रहा है कि 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे। सरकारी नौकरी देंगे ये नहीं कहा गया है, इधर वो कहा गया है कि रोजगार देंगे 1 करोड़। इसी ढंग से अलग अलग चीजें हैं, जैसे जीविका दीदियों की बात आई जिनको 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं। उनमें से कई लोगों से बातचीत हम लोगों ने की। हमारे दोनों सहयोगी, आप दोनों को मैं बुलाना चाहता हूं, आराधना, आंचल, आप दोनों आइए। और आप लोगों ने बातचीत भी की है, चाहे जीविका दीदियों की बात हो। आज जबकि पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा था जब हम लोग उसमें थे, फील्ड में थे, और महिलाओं से आप लोगों ने बातचीत की। अभी प्रशांत जी कह भी रहे थे कि जो महिलाएं बोलती नहीं थी कि महंगाई भी एक मुद्दा है, आज सुनाई दिया महंगाई। उसके अलावा बीएलओ, कुछ परेशानियां भी नजर आई, वोटर कार्ड नहीं है, नाम नहीं है लिस्ट में, ऐसी भी परेशानियां आई। जरा क्या क्या था जरा आप बताइए, फिर आपके पास भी आता हुआ। जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना ये था कि महंगाई जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो महिलाएं हैं, घर भी चलाती हैं, उनका ये कनेक्ट करते हैं इस मुद्दे से। तो उनका कहना था महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, इस तरीके का उनका कहना था। और भी कई मुद्दे थे जो उन्होंने बताए थे, बेरोजगारी जो है, पलायन जो हो रहा है, उसको लेकर भी उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली थी। और वहीं अगर हम बीएलओ की बात करें तो जब हम बूथ पर गए, हमने बीएलओ को देखा किस तरीके से वो जमीन में बैठे हुए थे, उनके पास बैठने तक के लिए चेयर नहीं, महिलाएं थी जी बिल्कुल, 2 महिलाएं थी और उनके पास बैठने के लिए चेयर तक नहीं थी। तो उसको लेकर उनकी नाराजगी भी थी कि देखिए हम बीएलओ है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी, हमारे पास कुछ था भी नहीं, हमें भगा दिया गया बूथ से दूर कि 100 मीटर की दूरी पर जाके बैठो, हम यहाँ पे बैठने भी नहीं देंगे। तो 100 मीटर की दूरी पर मैं आके बैठ तो गए, लेकिन हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो एक न्यूज़पेपर मिला, हमने बिछाया और हम बैठ गए। लेकिन ये चुनाव आयोग की तैयारी है और इसको लेकर जो महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा था। और वहीं अगर बात करें वोटर लिस्ट से नाम कटने की, तो एक नहीं कई लोग हमसे ऐसे मिले जो सामने से खुद आकर कह रहे हैं कि अरे हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। जबकि उनका कहना यह था कि हमने लोकसभा चुनाव
में हमने वोट किया था, मेरे परिवार के 4 लोगों ने वोट किया था, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम है, लेकिन मेरे परिवार के 3 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, जिसको लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में तो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब जब 2025 में वोटिंग की बारी आई तो हमारा नाम ही काट दिया गया लिस्ट से। तो ये देखिए, नाम काटने की बात, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची का फिर से पुनरीक्षण किया गया, मतदाता सूची बनी और उसके बाद जब परिस्थितियां जो हैं वो आज किस दिशा में चली गई हैं कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं। और आज अलग अलग बूथों पर जब हम लोग थे, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे सुपौल हो, इन सब एरिया, सुपौल में आज नहीं थी पोलिंग, लेकिन दरभंगा तक, दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण सब में, और या उधर गोपालगंज की बात करें, पटना की बात करें या लखीसराय की बात करें, हर जगह ये पैटर्न भी देखने को मिला है। तो एक ये, दूसरी चीज महिलाओं का जिक्र, और एक कहा जाता है, माना जाता है कि महिलाएं जो हैं एक थोक एक मुश्त निकल के नीतीश बाबू को वोट करती हैं, यानी जेडीयू को उनका वोट मिलता है। ये पिछले 20 साल से कहा जा रहा है। इस बार क्या है पैटर्न? क्या महिलाएं महंगाई के नाम पर छिटक रही हैं, उनको लगता है कि नहीं बहुत महंगाई हो गई है, या 10,000 रुपए जो है आराधना आपके पास 10,000 रुपए मायने रखता है उनकी जेब में अब आने के बाद? 10,000 रुपए के कारण वो जो महिलाओं का प्रतिशत कल हम लोग देखेंगे, और 14 तारीख तक 11 को खासकर प्रशांत जी हम लोगों को ये पता चल जाएगा, जब इस एरिया में भी पोलिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि आखिर महिलाओं का प्रतिशत कितना था, कितने % महिलाएं निकल के आई। और एक मजेदार तथ्य और भी है कि महिलाओं के वोटर जो वोट काटे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी एरिया के महिलाओं के वोट काटे गए हैं, सीमांचल की महिलाओं के वोट काटे गए हैं, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन ये क्या 10,000 चल गया आज या नहीं चला है? मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल से अगर इसे देखा जाए कि चुनाव के लिए लाया गया है 10,000 की योजना को, तो बमुश्किल इसका फायदा उठा पाएगी नीतीश सरकार या एनडीए। इसका फायदा बहुत मुश्किल से उठा पाएगी, क्योंकि हमने जितनी महिलाओं से बातचीत की, राजीव जी आप देखिएगा, कुछ महिलाएं हैं जो ठीक है, संतुष्ट है, मिल गए हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के अंदर नाराजगी थी। किसी के अंदर इस बात की नाराजगी थी कि इन्हें मिल गया, हमें नहीं मिला है, और किसी के अंदर इस बात की नाराजगी थी कि 10,000 में क्या होता है। तो कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि हम पैसों पे बिकने वाले नहीं है, हमारा वोट पैसे मिलने पे नहीं जाएगा। हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की और उन्होंने बहुत ही मुखरता से कहा, मतलब बातचीत करके वाकई में ऐसा लगा कि अब बिहार की महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं, उन्हें पता है कि उनके पास जो अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है, उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और इससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये उनसे बातचीत करके समझ में आया। हम जब आज पोलिंग बूथ पर भी बात कर रहे थे तो आपने भी देखा कि महिलाओं ने महंगाई को लेकर बोला कि हाँ महंगाई है, महंगाई से कौन निजात दिला रहा है, इतनी महंगाई, हर चीज महंगी है। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई का मुद्दा महिलाओं को ही सबसे ज्यादा हिट इसलिए करता है क्योंकि वही हैं जो घर की रोजी रोटी को पुरुष कमा कर लेकर आते हैं, लेकिन बिहार में आज भी ये पैटर्न ज्यादा देखा जाता है कि महिलाएं घर खर्च चलाती हैं और जो भी खर्चा होता है महिलाएं मैनेज करती, खासकर रसोई का बजट उनका अपना होता है। तो ऐसे में उनके लिए ये महंगाई बहुत मायने रखती है। वो 2-2 पैसे जोड़ जोड़ कर बचाती है कि ये बच जाएगा तो आगे इस चीज के लिए काम आ जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की महंगाई है उनके पास पैसे बचाने को दूर, क्योंकि बिहार में रोजगार की समस्या इतनी ज्यादा है और उस पर भी अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो वो गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, एक आम इंसान के लिए। तो ऐसे में उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी। कुछ ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन वो विकास की परिभाषा उनकी क्या थी इस पर तो ज्यादा खुलकर वो सामने नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आपके पास आता, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, और हमारे दोनों साथी प्रशांत टंडन जी और फरहाद साकिब जी हमारे साथ हैं, और जो दोस्त साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद है पूर्णिया में, और देखिए आई लव पूर्णिया सिटी पार्क, ग्रीन सिटी पार्क, ये पीछे लगा हुआ बैनर, और इधर जो है वो अपना वोट बहुत मजबूत करें और जानिए कैसे दें वोट, ये सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन इन सब के बीच में सामने सड़क है, रोड है, मेन रोड, और देख रहा हूं कि लगातार प्रचार की गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रचार चल रहे हैं, यानी यहाँ भी पूर्णिया में भी जोर शोर से चुनाव का प्रचार चल रहा है। सीमांचल का एरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच आज जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई है उसका पैटर्न क्या है, किस दिशा में जा रहा है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जब आप बिहार के चुनाव की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग पैटर्न है, उसमें जातिगत वोटिंग भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है साकिब जी, और उस जातिगत वोटिंग में भी लालू
प्रसाद का जो कुनबा है वो एक अलग है, फिर उसके बाद आप देखिए तो नीतीश कुमार का कुनबा अलग है। कुछ कुछ वोटर्स बिल्कुल उस पैटर्न से लगातार चले आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स में भी पहले बंटवारा होता रहा लालू प्रसाद यादव की पार्टी में और जेडीयू में, दोनों में बंटवारा होता रहा। इस कारण कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई, अगड़े जो हैं वो बीजेपी की तरफ चले गए, व्यापारी बीजेपी की तरफ चले गए। इसके बाद हुआ ये कि एक गठबंधन बनता है जिसका नाम एनडीए होता है, जिसमें नीतीश बाबू और बीजेपी सब एक साथ आ जाते हैं और सरकार उनकी बनती है। पिछले 20 साल में 1-2 बार पलटी मारे, 4 बार पलटी मार चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी नीतीश बाबू की बात कर रहा हूं। पलटी का मतलब ही आप समझते हैं, नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं। तो ये सब है। उसके बाद आज के इस चुनाव में क्या उस पैटर्न को, जो कि बिल्कुल वोट बैंक, यादव का वोट बैंक यहाँ है, कुर्मियों का वोट बैंक यहाँ है, कुशवाहा का वोट बैंक यहाँ है, मुसलमानों का वोट बैंक यहाँ है, धानुकों का यहाँ है, निषाद का यहाँ, ये सारे जो वोट बैंक हैं, क्या उसमें इस बार बिखराव है, टूट है? बिल्कुल राजीव सर, बिल्कुल बिखराव है। और इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक मतदाता समूह जो है वो किसी एक पार्टी के साथ बंद करके वोट कर रहा है। और खास कि उसको इस प्रोस्पेक्टिव में समझने की जरूरत है कि पिछले 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं, 2005 में जंगल राज का नारा देकर नीतीश जी आए, 2010 में उसी जंगल राज का नारा दिया भाजपा के साथ, 2015 में भाजपा ने फिर उसी जंगल राज का नारा दिया, 2020 में भाजपा ने फिर उसी जंगल राज का नारा दिया। यानी भाजपा के पास पिछले 20 सालों में कुछ भी नया नहीं है जिसको वो ये बता सके कि उसने बिहार में ये परफॉर्म किया है और इस आधार पर हमको वोट आप दीजिए। तो जनता को ये लगने लगा है कि ये जंगल राज के नाम पर सिर्फ दिग्भ्रमित करने और अब डराने की कोशिश है, क्योंकि अब एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। अब लोग उसको नहीं याद, लोग यहाँ 2.5 साल 3 साल के बाद बिहार के लोगों ने इमरजेंसी को भुला दिया था। आपको याद होगा कि बेलछी कांड और उसके बाद इंदिरा गांधी का रिवाइवल होता है, तो 20 साल की बात लोगों को याद होगी ये। और लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया खास करके, वो इस नैरेटिव को बार बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि न्यू वोटर्स जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने जंगल राज को नहीं देखा है लेकिन वो अपने माता पिता से सुनते हैं, मतलब ऐसा कोई एक जैसे कि कोई उपन्यास है, उसकी कहानी माँ बाप, जैसे हम लोगों के घर में माँ बाप हम लोगों को अच्छे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे कि हमारी अच्छे हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए, उस तरह से मीडिया पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि माता पिता ने अपने बच्चों को सिखाया है कि लालू जी का जंगल राज था, मतलब लालू जी थे तो ऐसे होता था, अपहरण होता था, ये, और ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं 20 सालों के अंदर में बिहार में, जैसे ना अपहरण हुआ, ना हत्याएं हुई, ना बलात्कार हुए, ना दलित उत्पीड़न की हत्याएं हुई, ना मुस्लिम उत्पीड़न की हत्याएं हुई, ना रोजगार बहुत मिल गए। ये तमाम चीजें जो है, जो मीडिया जिस तरह से एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश करता है, उस परसेप्शन को आज जो मतदाता वर्ग है, खास के जो मतदाता वर्ग जिसको आप एनडीए का मतदाता वर्ग मानते हैं, उसने तोड़ दिया है। और हर जो मतदाता वर्ग है, जो जिसको आमतौर पर हम लोग एनडीए के पक्ष में मानते हैं, जैसे कुशवाहा मतदाता, लव कुश का समीकरण नीतीश जी का समीकरण है, मांझी महादलित समाज मांझी जी की वजह से एनडीए के साथ है, दलित समाज जो पासवान बिरादरी है, पासवान समुदाय 5.5% के लगभग पूरे बिहार में उनकी आबादी है, वो एनडीए के साथ है। लेकिन उस पूरी कम्युनिटी में कई जगह ऐसी हैं जहां कुर्मियों का वोट बटा है, जहां पासवानों का वोट बटा, जहां जिन 28 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, वहां तो उन्होंने दिया चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट, लेकिन बाकी जगह पर उन्होंने महागठबंधन को वोट देना उचित समझा है। और ये मैसेजिंग जो नीतीश जी कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अब, और आप जब अभी एसआईआर की चर्चा कर रहे थे, प्रशांत सर एसआईआर की चर्चा कर रहे थे, आज कई जगह से ऐसी भी खबरें आई है, मैं लखीसराय की आपको बात बता रहा हूं, एक बंदा जो है वो कह रहा है कि वो देवघर से आया लखीसराय अपना वोट गिराने के लिए, और जब वो पर्ची लेकर पोलिंग बूथ पे जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका वोट पोल हो गया है, उसका वोट ही गिर गया है। उसको मना कर देता है अधिकारी, कहता है आपका वोट तो पोल हो गया, आप जाइए। और वो बाहर आकर के एक मीडिया समूह से आप कह रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी ने भी, आज वहां सौरभ भारद्वाज ने एक्सपोज किया है कि दिल्ली में भी एक मतदाता वोट कर रहा है और आकर सिवान में भी वोटिंग कर रहा है, वही मतदाता, और उस समय भी वो अपना सेल्फी लगा रहा है अपने फेसबुक पेज पे, और आज भी सेल्फी लगा रहा है। मतलब उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आया कि अभी 6 महीने पहले मैंने वोटिंग की है वहां पर दिल्ली में, और 6 महीने बाद आकर यहाँ सिवान में वोटिंग कर रहे हैं, और उस समय भी आप सेल्फी लगा रहे हैं फेसबुक। मीडिया की एक बड़ी एंकर है, उन्होंने भी दिल्ली की फोटो भी शूट करके
लगाया था सेल्फी पॉइंट पर, और नोएडा के यूपी में जब मतदान हो रहा था तो नोएडा से भी उन्होंने पोस्ट किया था कि नोएडा में वोट किया है। गोदी मीडिया की एक बहुत बड़ी एंकर है, तो उनसे भी सवाल होना चाहिए कि भाई आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड आपने यूपी में भी बना रखे, दिल्ली में भी बना रखे। सवाल वोटर आईडी कार्ड का है, लेकिन ये एक उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जब मैंने अपना वोट नहीं दिया, मैं अभी बूथ पे पहुंचा भी नहीं हूं, मेरा वोट पोल हो गया। इसका मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म है। बिना आप टेबल पर बैठे हुए पोलिंग पार्टी के ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है ना। और कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि लोग अपना वोट देने पहुंचे हैं और उनको बताया गया कि आपका वोट तो पोल हो गया, आप जाइए। ये बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो प्रशासनिक अमला है उसने एनडीए के एक एक्सटर्नल एलाई पार्टनर के रूप में काम किया है, खास की बीजेपी के एक्सटर्नल एलाई पार्टनर के रूप में। दानापुर की एक दानापुर विधानसभा में, जहां से रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां से ये खबर आई कि 9 जो कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो दियारा क्षेत्र में है और वो 9 से आके अपने पोलिंग स्टेशन पे वोट डालते हैं। 9 बंद कर दी गई, 9 का परिचालन ही बंद कर दिया गया। कहा गया कि प्रशासन का आदेश है। भैया आप जब 9 चलने नहीं देंगे तो क्या लोग नदी में जिनको तैरना नहीं आता वो कैसे आएंगे वो वोट डालने के लिए? इसका मतलब साफ है कि आप वोट देने से रोकना चाहते हैं। और ये हर उस जगह पर हुआ है जहां महागठबंधन का वोट चंक है, जहां महागठबंधन का पॉकेट वोट है, ऐसी जगहों पर। और जहां महागठबंधन का वोट पॉकेट नहीं है, जहां एनडीए का वोट पॉकेट है, इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जहां एनडीए का वोट पॉकेट, और खास करके जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज के वोटर्स में जो आमतौर पर भाजपा का वोटर्स माना जाता है, वहां उतनी आक्रामकता नहीं देखी गई है, वहां वोटर्स में उत्साह नहीं देखा गया है, वहां उदासीनता देखी गई है। जबकि रूरल एरियाज में एकदम ऑफेंसिव तरीके से लोगों ने वोट किया है। और सबसे मजेदार आज विजय सिन्हा का बयान है। जब विजय सिन्हा पहुंचते हैं एक पोलिंग स्टेशन पर और वहां जब ग्रामीण उनको घेर लेते हैं और उनके ऊपर चप्पल फेंकते हैं, उनकी गाड़ी पे गोबर फेंका जाता है, तो विजय सिन्हा कहते हैं ये सब राजद के कार्यकर्ता है। एसपी का, लखीसराय एसपी का ये आधिकारिक बयान है कि वो कह रहे हैं कि ग्रामीण नाराज हैं कि आप याद कीजिए, हम लोग गए थे नालंदा से आगे जब बढ़े थे हरनौत विधानसभा में, वहां पर एक बैनर लगा हुआ था, आप लोगों ने वो रोड नहीं तो वोट नहीं। आज अभी राष्ट्रीय जनता दल का ये ट्वीट में देख रहा हूं जिसमें विजय सिन्हा के लिए यहाँ लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में के प्रतापपुर गांव में विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। और ये नारे लगाए हैं और ये राष्ट्रीय जनता दल ने वो किया है। हालांकि आज एक और भी वाकया मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जब विजय सिन्हा की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, और उनकी सीट फंसी हुई बताई जा रही है और उसमें एक बच्चा नारा लगा रहा है उनके सामने आरजेडी जब वो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इसमें जो एक पैटर्न की बात है उस पर भी आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और उस पर भी हम आएंगे कि आज की तारीख में लीड में कौन है। आज जब 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है, और वैसे में आप जानते हैं कि कई जगह 5 बजे तक, कई जगह 6 बजे, मैक्सिमम जगहों पे 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है। और उसमें जो 6 बजे तक जो आकर लाइन में लग गया उसके लिए, और लंबी अगर लाइन है तो भले आप रात के 12 क्यों ना बजे, लेकिन मतदान करके जाएंगे, ये प्रक्रिया है। और ऐसे में जहां जहां लाइनें लगी हुई हैं, लगी होंगी, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे बहुत ही आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का पैटर्न चल रहा था, वो देखा जा रहा था। लेकिन इस पैटर्न में क्या कुछ हुआ है पिछले 3 से 4 दिनों में, प्रशांत जी, हम लोग देख रहे हैं, आपके पास आना चाहता हूं, हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न बदला और बड़ी तेजी से लोग मुखर हो गए हैं, बड़ी तेजी से लोग विपक्ष की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी गठबंधन की तरफ नजर आ रहे हैं। कई लोग तो, मुझे याद है आंचल रिपोर्ट कर रही थी वहां से पटना जंक्शन पे, रात के 1 बजे, 12:30-1 बजे की बात है, और लोग अचानक तेजस्वी के नारे लगाने लगे। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसको किस ढंग से देख रहे हैं प्रशांत जी, और क्या आज इस पर प्रभाव पड़ा होगा 121 सीटों पे? देखिए, आज जो पैटर्न दिखाई दिया है तो एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण बिहार में दिखाई दिया है, और वो जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्यों बढ़ा है। बहुत स्पष्ट ध्रुवीकरण है कि मतदाता अपने अपने कैंपों में बटा है, और जो वोट काटने वाली छोटी पार्टियां हैं
उनके लिए बुरी खबर है ये। 14 तारीख को उनके लिए बुरी खबर आ रही है। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनकी चर्चा, जो वोट कटवा है, जो हमने नहीं की बहुत चर्चा, और बहुत मीडिया में, फ्रंट पेज में, बड़े बड़े अखबारों में, मीडिया में, उनका शायद ही कोई मीडिया होगा जिसमें इंटरव्यू नहीं आया होगा। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ और उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी। मैं आज के वोटिंग पैटर्न को देखकर ये कह सकता हूँ कि अगर उनको शायद एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और उनका पैकअप हो गया है पहले ही फेज में। तो वोट काटने वाली पार्टी, और जब सीमांचल में वोट होगा तो वहां भी ओवैसी साहब है। पिछली बार उनको 5 सीटें मिली थी, इस बार उनको भी वो उतनी सीटें मिल जाए, आधी मिल जाए, उसकी बड़ी बात होगी। तो जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण है कि पक्ष और विपक्ष को जनता ने तय किया हुआ। वोट बटने मत दो, वोट बटने मत दो, क्योंकि वो अपने अपने कैंप को लेकर इतना कमिटेड है कि वो वोट बटने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दों की बात जो आपने की कि मुद्दों के आधार पे वोट हुआ है। जाति समीकरण यहाँ होता है, लेकिन मुद्दों के आधार पे वोट हुआ है। और उसके अलावा पिछले 3 दिन में बिहार में जो होता है कि अंतिम जो जिस तरीके से चुनाव बदलता है, वो अंतिम जो उसमें युवा बहुत वोकल हुआ है। और वो युवा वोकल हुआ और अपने मुद्दों के साथ वोकल हुआ है। रोजगार हो, चाहे वो पलायन हो, इन मुद्दों पे वोकल हुआ है। और तो ये सारे मुद्दे हैं। तो बिहार का चुनाव ने एक नई करवट ली है और वो आज पोलिंग के समय रिफ्लेक्ट हुआ। ये नए प्रकार का ध्रुवीकरण है। वो बड़े बड़े मीडिया के कवरेजेस में और बड़े बड़े इंटरव्यूज में से असर नहीं हुआ। जनता प्रभावित नहीं हुई। जनता ने अपना पेपर, मतदाता ने अपना पेपर खुद सेट किया था और उस पेपर पे कौन क्या लिख कर आया है वो आप देखेंगे। दूसरी बात जो अभी साकिब साहब भी कह रहे थे कि, और हम लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पे, कि जंगल राज, हर बार मोदी जी जंगल राज पे, लगातार जंगल राज पे क्यों फोकस कर रहे हैं। और ये आज इस इलेक्शन में नहीं, मुसलसल कई इलेक्शंस में, और जंगल राज कह के वो लालू प्रसाद यादव को टारगेट करते हैं। ये भी स्पष्ट है। घुसपैठिए कह के वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं और जंगल राज कह के लालू प्रसाद यादव को टारगेट। एक अखबार की हेडिंग याद आ रही है। अभी 2 दिन पहले अखबार ने लिखा, नरेंद्र मोदी के कोट करते हुए, उनका कोट, बिहार से जंगल राज को खत्म करना है। तो नीचे लिखा, 20 साल से आपकी ही सरकार है। जी, तो ये जंगल राज क्या है, जरा इसको समझ लिया जाए कि जंगल राज मोदी जी क्यों कहते हैं। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव आए और मंडल कमीशन के बाद के समाज में वो आए और कांग्रेस की कितने सालों का जो सत्ता का आना जाना था वो टूटा, तो लालू प्रसाद के बाद जो हाशिए का समाज था वो मुख्य धारा में आया। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया। उसने अपने अधिकार जो है वो अधिकारों की बात करने लगा। और ये जो वंचित समाज था, राजीव जी, ये वंचित समाज अब तक का जो वर्चस्ववादी समाज था उससे अलग ढंग से सोच रहा था, उससे मुक्ति का रास्ता सोच रहा था। और जो उसके बाद नीतीश कुमार के जो काल आया वो बेसिकली क्या था, वो लालू के पूरे लालू प्रसाद यादव के या जो वंचित समाज आया, उस वंचित समाज को वापस वहां धकेलने के लिए एक संधि की नीतीश कुमार ने। और वो संधि क्या थी, उन्होंने सवर्ण समाज के साथ संधि की। बिहार में एक नारा चलता है और वो नारा जो है वो ये है कि ताज कुर्मी का और राज भूमियार का। तो ये जो इक्वेशन बना कि ओबीसी को आप मुख्यमंत्री बनाओ लेकिन सामाजिक सत्ता और जो वर्चस्व है भूमिहारों का, या भूमिहारों के जरिए मैं कह रहा हूँ कि जो यथास्थिति वाली जो फोर्सेस हैं उनका बना रहे। ये जंगल राज का जो जुमला है वो वही जुमला है कि इसने, जब ये वापस नीतीश कुमार आए
और फॉरवर्ड क्लास के साथ समझौता करके आए, सरेंडर करके आए, संधि करके आए, तब उस फॉरवर्ड क्लास ने एक नैरेटिव गढ़ा कि ये जो हाशिए के समाज को अपनी आवाजें मिली थी, ये जंगल राज था। ये जंगल राज जो है इसलिए कहा जाता है, इसलिए मोदी साहब बार बार इस जंगल राज को कहते हैं कि इस हाशिए के समाज को वापस वहीं रखो। और ये जो इक्वेशन है कि ताज कुर्मी का और राज भूमियार का, ये कायम रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनाव की दोस्तों। और आज चूंकि पहले फेज का मतदान समाप्त हो चुका है और हम लोग दूसरे फेज वाले एरिया में आ चुके हैं। और ये दूसरा फेज बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जिस एरिया में हम हैं ये सीमांचल है और सीमांचल का केंद्र माना जाता है पूर्णिया। कल को अगर सीमांचल स्टेट के रूप में अगर डेवलप हो, अगर बंटवारा हो बिहार से, जो कहा जाता है कि सीमांचल अलग कर देना चाहिए, तो इसमें पूर्णिया ही यहाँ की राजधानी बनेगी, ये भी माना जाता है। और ऐसे में ये यहाँ से पूरा का पूरा, और सबसे बड़ी चीज और बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो पूर्णिया के बगल में ही किशनगंज है, वहां है लगभग 68%, 68 से 70% भी लोग कहते हैं। पूर्णिया सेकंड पोजीशन पे आता है, कटिहार है, अररिया है, सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और पिछली बार यहाँ बाजी मार ली थी 5 सीटों के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने, और जैसा प्रशांत टंडन जी अभी कह रहे थे कि उसका आधा भी आ जाए इस बार तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी उस 5 सीटों को, हालांकि ये भी है इसमें कि उन 5 में से 4 तो ऑलरेडी शामिल हो गए थे उधर आरजेडी और कांग्रेस में, लेकिन जो आरजेडी में शामिल हो गए थे, और एक जो बचे हुए थे वही यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आमौर के विधायक। लेकिन क्या इस बार वो पैटर्न एआईएम जो है वो उस पैटर्न को बरकरार रखेगा? क्या वो रिजल्ट दोहरा पाएगी वो पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? ये भी देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये पूरा पैटर्न दिखाई दे रहा है, लगभग 70 अलग अलग 50 से 60 70 नहीं 50 से 60 अलग अलग बूथों को और उसके आसपास के अलग अलग पैटर्न को आज जो चुनाव हो रहे थे, मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उसको हमने समझने की कोशिश की। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जा किधर रहा, ये चुनाव किधर जा रहा था। और ये दिखाई दे रहा है कि पिछले हम लोग लगभग 5-6 दिन हो गए यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, बहुत बड़े भाग को हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले इतने दिनों में। आपने देखा समस्तीपुर, लखीसराय, उधर पटना और राघोपुर का ये, और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, पूर्णिया और उधर भोजपुर का एरिया, बहुत सारे एरिया को हम लोगों ने कवर किया है। तो उस आधार पे कह सकता हूं कि एक बहुत जबरदस्त ढंग से जो वोटर हैं आरजेडी के, जो वोटर हैं महागठबंधन के, वो वोटर यहाँ पर अपनी जुगलबंदी यानी कि इंटैक्ट नजर आते हैं। और उस कुनबे से, यानी जो सत्ता पक्ष का कुनबा है, वहां से वो टूटते हुए, जो सत्ता पक्ष के जो वोटर्स हैं वो टूटते हुए नजर आते हैं, जिसका विश्लेषण शाकिब जी भी कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक पैटर्न और देखने को मिला था जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और वो था युवाओं का, जो यानी इनके जो हम नाम है, प्रशांत जी के जो हम नाम प्रशांत किशोर हैं, वो उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जबरदस्त कोशिश की थी। इसी पूर्णिया में आने से पहले और लगभग महीने, 2 महीने, 3 महीने से लगातार मैं यहाँ पूछता था तो लोग बताते थे कि नहीं, यहाँ हर तरफ देखो तो पीला गमछा दिखाई दे रहा है। लेकिन आज यहाँ दिख ही नहीं रहा, गमछा गायब है। यानी जो प्रशांत जी कह रहे हैं अपने हम नाम के लिए, वो उन्होंने बोरिया बिस्तर अभी से, आज से ही पूरा पैकअप जिसको कहते हैं वो कर लिया है। यानी अब यहाँ से उनका जो उनकी कंपनी है उसको अच्छे ढंग से चलाने की तैयारी में होंगे वो। इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बातें, अगर वो सुन रहे हो, उनके कार्यकर्ता सुन रहे हो, तो जिस दम पे राजनीति करने की कोशिश की प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने, उस दम पे वो खड़े नहीं उतरे। वहां पर कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि वो जिसके लिए खड़े हुए थे उसी का वोट काटने के लिए सामने आ गए। और बिहार में जाति आधारित राजनीति खूब होती है। बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है जहां इसी पैटर्न पे राजनीति होती है। और बिहार को जी प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी को कॉर्पोरेट मॉडल में लेकर आए, और वो उन्होंने बड़ा एक चतुर रणनीति थी उनकी छा जाने की तुरंत, कि हर इलाके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को
आप एम्प्लॉय कर लो। तो ये जो सपोर्ट दिख रहा था वो ऑर्गेनिक नहीं था। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो उनको बढ़ा रहे थे आगे। अब क्योंकि ये कॉर्पोरेट मॉडल है जो तनख्वाह पे आधारित है, तो तनख्वाह बंद तो काम बंद। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। कॉर्पोरेट अंदाज में आप राजनीति नहीं कर सकते, वो भी बिहार में। और देखिए, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसको प्रशांत किशोर टेक ओवर करना चाहते थे। याद कीजिए कि 6 महीने तक बातचीत चली थी। सोनिया गांधी, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो ठंडा करके खाती हैं, आपका ये सेंटेंस है, सोनिया गांधी ठंडा करके खाती। सोनिया गांधी के सामने प्रशांत किशोर लगभग 500 पन्नों से बड़ा एक लेकर गए थे प्रेजेंटेशन, और चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनके हवाले कर दी जाए तो रातों रात कांग्रेस पार्टी को यहां से वहां पहुंचा दें। लेकिन आज होता यही है। मैं शिव खेरा का उदाहरण देता हूं कई बार, हु कैन विन या यू कैन विन, जो किताब लिखी थी जिन्होंने, उनका उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि उनकी उस किताब से कई लोग प्रभावित हुए और वो जीत की कगार पे पहुंचे या जीत भी गए अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन जब वो चुनावी मैदान में आए तो नहीं जीत पाए। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े गुरु बन गए तो आप रोज चौका छक्का मारेंगे। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे वो जब खेलते होंगे, लेकिन सचिन की तरह कि मैं तो इनका गुरु हूं, इनसे अच्छा खेलने लगूं, ये संभव नहीं हो पाता है। आपकी महारत जहां है आप वहीं पे रहें और उसमें बेहतर करें तो ज्यादा अच्छा होता है। खैर, ये प्रशांत किशोर के लिए कह रहा हूं, और आज की तारीख में जरूरी भी है उनकी बात करना। इसलिए जरूरी है प्रशांत जी क्योंकि उन्होंने मीडिया स्पेस काफी लिया है, काफी मीडिया स्पेस लिया है, इसलिए जरूरत है उनके बारे में बात करने का। मैकेंजी या गोल्डमैन सैक्स के कंसल्टेशन से आप कोई कंपनी बना सकते हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी एक अलग विधा है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी एक अलग तरह की राजनीति से आप जब गुजरते हैं, उसमें भी जैसा मैं कह रहा था कि वो राजनीति जो बिहार की है, बिहार की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के पूरे जो यहाँ के सामाजिक संरचना को, उसमें समाज में जो जड़ तक घुसी हुई जो जाति आधारित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना होगा। लेकिन इन सब से इतर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण आती है। एक महिलाओं की बात, वहां पर ये जाति अलग हो जाती है, और जब आप युवाओं की बात करते हैं तो वहां कुछ जगह जाति आधारित राजनीति तो चलती है, लेकिन जिस पैटर्न को सामने रखा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, उन्होंने इस राजनीति में युवाओं के उसकी ताकत को, और युवाओं की ताकत की बात इसलिए कह रहा हूं कि 20 साल से 40 साल तक के युवाओं की संख्या 55% है। यही है ना, कल बता रहे थे 55% 20 से 40 साल के बीच के युवा हैं इसी बिहार में वोटर्स। और ये युवा क्या पलायन के मुद्दे को, ये युवा क्या बेरोजगारी के मुद्दे को, ये युवा क्या पेपर लीक के मुद्दे को, ये युवा क्या शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उस मुद्दे को, इन सब को देखकर वोट किए होंगे। जरा मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास आना चाहता हूं, आंचल आपके पास आराधना, इसी सवाल के साथ कि युवाओं का पैटर्न, आप लोगों ने बात की, काफी युवाओं से बातचीत की है आप लोगों ने, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हर जगह में, और आ भी जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कैमरा देखकर और अपनी बात बहुत मुखरता से रखते भी हैं। युवाओं का पैटर्न आज जबकि वोटिंग हो गई है, किस ढंग से आप देखती हैं? क्या यहाँ के यूथ इस बार इन तमाम मुद्दों को देखकर आगे बढ़े होंगे? क्या आज के यहाँ के यूथ जाति के जो बिल्कुल जकड़े हुए जो राजनीति है उसको देखकर गए होंगे? कैसा आपको लगता है? एक तरफ जाति आधारित राजनीति, दूसरी तरफ पेपर लीक, पलायन, ये सारे मुद्दे। जी बिल्कुल राजीव जी, अगर हम देखें, हमने जितने भी लोगों से बात की, जितने भी युवाओं से बात करने की कोशिश की, सबका कहना है कि यही था कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो है रोजगार और पलायन का और शिक्षा का। ये 3 मुद्दे काफी गरमाए हुए हैं और इसको लेकर ही युवाओं ने कहा था कि हम इस बार इन मुद्दों पर ही वोट देंगे, क्योंकि पिछले 20 साल से वो देखते आ रहे किस तरीके का शासन चल रहा है, किस तरीके का प्रशासन है। पटना में हमने कई कॉलेजों में जाकर बात करने की कोशिश की थी, खासकर हमने पटना यूनिवर्सिटी में बात की, उसके बाहर हमने रेलवे स्टेशन के बाहर भी युवाओं से बात की, तो उनमें काफी आक्रोश देखा गया। उनका कहना यही था कि हमारे पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, उनके पास नौकरियां नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिनके पास घर भी नहीं है, जो रोड पर सोने को मजबूर है। इस तरीके के हालात हमें देखने को मिले थे, जिसको लेकर युवाओं में काफी आक्रोश था और उनका कहना यही था कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं।
मैक्सिमम लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। मुझे याद है आप बात कर रही थी पटना गांधी मैदान में जो सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उन बच्चों को कई दौड़ते हैं, कुछ साइकिलिंग कर रहे थे, ऐसे बच्चों से भी, और अलग अलग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग जिलों से आए हुए थे। क्या कुछ वो कहते हैं, उनका पैटर्न क्या कहलाता है, क्या कहता है, किस दिशा में वो सोच रहे हैं। और आज क्योंकि ये आकलन करना हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं वो इस हिसाब से आकलन कर पाएंगे कि हाँ ये चुनाव सचमुच यहाँ से उठ के इस दिशा में जा चुका है या जा रहा है। कहें तो युवाओं के लिए ये चुनाव साफ है कि अब जाति या धर्म इस नाम पर राजनीति नहीं होगी, इस नाम पर वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा तो रोजगार के नाम पर, विकास के मुद्दों पर मिलेगा। और इससे साफ है, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को बदलाव की जरूरत है, क्योंकि युवाओं का जो मुद्दा है उसे समझने में अब ये सरकार कामयाब नहीं रही है। वरना पिछले 20 साल में वो विकास दिखाई देता, वो बदलाव दिखाई देता। हमने 20 साल दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया? युवाओं का सीधा ये कहना था कि आखिर उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हमने उन्हें मौका दिया, लेकिन अब हमें किसी और को मौका देना है। और हमारी चाह पूरी है कि बदलाव आए। बिहार में जब बदलाव आएगा तभी विकास आएगा। ये स्ट्रेट उनका स्टेटमेंट था। और अगर देखा जाए सिर्फ यही नहीं, अभी जैसा आपने यहाँ एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, विकास की बात जब होती रही अभी तक, तो विकास का मतलब सीधे नरेंद्र मोदी के शासनकाल से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन विकास को लेकर भी अगर परिभाषा अब चेंज हो रहा है, और यहाँ पर अगर युवा कहते हैं कि विकास तभी होगा जब बदलाव आएगा, तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार उनकी रैलियां चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की दिखाई दे रही है। आज ही राहुल गांधी ने अपनी रैली में ये कहा है कि अब बिहार में यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, बिहार टूरिज्म हब बनेगा। उन्होंने विकास की एक नई परिभाषा डिफाइन की है और जिस पर युवाओं को भरोसा है, क्योंकि आप देखिए युवाओं का साफ कहना कि बिहार को बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव वाले विकास की जरूरत है। तो मतलब साफ है कि जो केंद्र की सत्ता में 11 साल से मोदी सरकार है और जो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं, उन्हें अब उनका विकास नहीं चाहिए। उन्हें अब वो विकास चाहिए जो वाकई में उनका उत्थान कर सके। आज भी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, हमने देखा, हमने कई क्षेत्रों में हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जगह के लोगों से मिल रहे हैं, युवा हो गए, महिला हो गए, बुजुर्ग हो गए, हमने सबसे बातचीत की राजीव जी। और विकास की अगर बात करें तो बिहार में वाकई में विकास उस स्तर पर दिखाई नहीं दिया जिस स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि आप बातें तो बहुत, खासकर युवाओं का विकास, बिल्कुल खासकर युवाओं का। रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की है। अभी छठ पूजा में ही कितने युवा ट्रैवल करके और उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली। अभी हमने उस दिन गांधी मैदान में भी बात की थी कुछ युवाओं से, उनका भी यही कहना था, अरे ट्रेन में कहाँ, पैर रखने तक की भी तो जगह नहीं थी, हम क्या ही करें, आने को मजबूर है ऐसे। और जबकि केंद्र की तरफ से तो अनाउंसमेंट की गई थी कि हम 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आखिरकार स्थिति वही है, आप कहते कुछ हो, हकीकत में कुछ और ही सामने आता है। तो नाराजगी तो साफ है कि लोगों में होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर कोई सबसे ज्यादा रियलाइज कर पा रहा है तो वो है युवा। उस चीज को वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो युवा पलायन करने को मजबूर हुए, उन्होंने विकास की अलग परिभाषाओं को भी देखा। दूसरे राज्यों में गए, क्षेत्रों में गए रोजगार की चाह में, तो उन्होंने देखा वहां रोजगार किस स्तर पर उपलब्ध है और कैसे मिल रहा है। उन्होंने ये देखा कि वहां सड़कों का क्या हाल है, वहां कैसे लोग जीवन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बेहतर है बिहार की तुलना में। यहाँ पर अगर कृषि की ही बात करें तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के लिए सरकार ने क्या किया? कितने क्षेत्रों में हम गए जहाँ पर लोगों के अंदर नाराजगी थी कि बाढ़ आई तो ये तो आए ही नहीं हमसे मिलने। हमने जैसे तैसे अपना इंतजाम किया, हम उस बाढ़ से लड़े। और तो इस बात की नाराजगी सरकार से लोगों को है। अभी सड़क का ही देखिए, हम खुद जहाँ गए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जो ये इस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा, क्यों? वो उस असल विकास की बात पर फूटा है जिसकी चाह बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं। तो युवाओं की एक खबर और सुना दो, बहुत बड़ी खबर है। और खबर ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी कल मतदान हुआ छात्र संघ का, और आज रिजल्ट में चारों पदों पर लेफ्ट की जीत हुई है। चारों पदों पर अदिति मिश्रा अध्यक्ष बनी हैं। एबीवीपी ने पिछले साल एक सीट जीती थी, वो सीट भी एबीवीपी ने गंवा दी है। यानी जेएनयू चुनाव में चारों पदों पर लेफ्ट की जीत हुई है और जेएनयू इलेक्शन की चारों सीटों पर लेफ्ट का कब्जा हो चुका है। तो 4 सीटें कौन कौन सी ये भी बता दूं। अध्यक्ष का पद होता है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये 4 पद, चारों पदों पर लेफ्ट का कब्जा हो गया है जेएनयू में। जिस जेएनयू के में क्या क्या नहीं किया गया, उसी जेएनयू से निकल के आए कन्हैया कुमार आज बिहार की राजनीति में वो बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं और अभी अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। आज की तारीख में कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में है।
कन्हैया कुमार के ऊपर भी एक एलिगेशन लगा जब वो चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, और उस समय भारत के टुकड़े टुकड़े, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाने लगा। लेकिन ये सारी बातें फेक थी, सब कुछ प्रमाणित हो चुकी हैं, कोर्ट में प्रमाणित हो चुकी हैं और वो कोर्ट से बरी हो गए। तो आप जान सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पर मीडिया के जरिए छात्रों के जीवन को प्रभावित करने और छात्रों को कहीं ना कहीं उस ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश होती रही राइट विंग की तरफ से। उसी जेएनयू की वो लड़की आज तक मिली नहीं कहीं दिल्ली पुलिस को, याद है, जो हाथ में एक रॉड लिए हुए और जेएनयू में उपद्रव मचा रही थी। कोमल शर्मा बिल्कुल करता जो बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई उसमें बोलने में भी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। राजीव सर, ये देखिए कि आज जब आप अभी बता रहे हैं जेएनयू का रिजल्ट आया है और तमाम सीटों पर जो है लेफ्ट ने जीत दर्ज की है, मतलब मैं इसको लेफ्ट की जीत से ज्यादा भाजपा की हार यानी राइट विंग की हार मानता हूँ। ये राइट विंग, मतलब ये अगर यही रिजल्ट, मतलब एक सीट पर भी अगर एबीवीपी का खाता खुल जाता तो ये गोदी मीडिया आपके टीवी का स्क्रीन फाड़ देता, ये चिल्ला करके कि मोदी जी इफेक्ट जेएनयू में, और जेएनयू में भगवा लहराया है, जेएनयू में मोदी लहर, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आज शायद आपको गोदी मीडिया पर ये खबर दिखाई नहीं देगी। इसीलिए ये खबर इसलिए यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा ये देखे कि आज जब बिहार में चुनाव हो रहा है और युवाओं की बात हमारे दोनों सहयोगी कर रही हैं, और वैसे में जेएनयू में एक पूरा का पूरा कब्जा उस वक्त जबकि जेएनयू को किसी ढंग से भगवा करने की कोशिश की गई थी, उस जेएनयू में आज लेफ्ट का कब्जा है। आपको नाम बता दूं, प्रेसिडेंट के पद पर अदिति मिश्रा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पद पर के गोपिका, ये भी मेरे ख्याल से महिला ही हैं। फिर सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी के पद पर और दानिश अली ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर इन लोगों ने जीत हासिल की है। तो ये जेएनयू की बात है, लेकिन हम बात इधर करते हैं बिहार की, और बिहार की बात जब हम कर रहे हैं तो उस पैटर्न को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न क्या है और क्या सचमुच यहाँ पर चुनाव जो है वो दो भागों में बंट चुका है, ध्रुवीकरण हो गया है, चुनाव का बंटवारा हो गया है क्या, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो 60 सीटें पिछली बार गठबंधन के पास थी और 61 सीटें एनडीए के पास थी, वो एक सीट का फर्क था 121 सीटों में से, जिन 121 सीटों में आज हुई है पोलिंग हुई है 18 जिलों की 121 सीटों में, उसमें पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है जरा आपसे पहले समझना चाहता हूं। अब जल्दी खत्म भी करेंगे अगले 10-15 मिनट में, तो ये समझें कि आपके जरिए क्या कुछ आपके पास खबर है। हम यहाँ एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, एग्जिट पोल अभी कर भी नहीं सकते क्योंकि एग्जिट पोल हम 11 तारीख को जब फाइनल वोटिंग होगी उस दिन करेंगे। 122 सीटों की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल डीबी लाइव लेके आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ बिहार में 121 सीटों में ये पैटर्न, जो वोटिंग पैटर्न, वो किस दिशा में जाता होगा? देखिए राजीव जी, जिस तरह से आज बिहार में वोटिंग हुई है, पिछले कई दशकों में इतना ज्यादा पोल परसेंटेज बिहार में नहीं गया था। मैं बात करता हूं बेगूसराय की, बेगूसराय में 67% वोट पोल हुआ है। मुजफ्फरपुर, जब अभी आप कह रहे थे जहां हम लोग खड़े हैं, अगर कभी को कल को सीमांचल अलग होता है तो ये सीमांचल की राजधानी बनेगा, उसी तरह से कहा जाता है कि अगर मिथिलांचल राज्य कोई अलग होता है तो मुजफ्फरपुर उसकी राजधानी बनेगी। यानी इन दोनों राजधानियों के बीच जो कल को हो सकता है कि राजधानी के रूप में आ जाएं, हम वहां से लेकर के यहां तक का सफर करके आए हैं और इस रास्ते में हमने देखा कई विधानसभाओं से हम गुजरे, वहां हम लोगों ने रुक करके ऑफ कैमरा भी लोगों से बात करने की कोशिश की। तो लोगों ने जो बताया है, ये जो वोटिंग पैटर्न है या जो ये पोल परसेंटेज आपको डिफरेंस दिख रहा है इतना ज्यादा, ये कोई मोदी जी का मैजिक नहीं है, मोदी जी का कट्टा करप्शन क्रिमिनलाइजेशन इसका इफेक्ट नहीं है। ये इफेक्ट दरअसल उस यूथ का है जो यूथ अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर है, और उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उसको महागठबंधन की तरफ से जब तेजस्वी यादव बोलते हैं या राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी वाणी में, उनके अल्फाज में दिखती है। तो ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये असल में उन्हीं युवाओं का वोटिंग पैटर्न, मतलब वोट शेयर है, और इसमें आप महिलाओं का भी वोट शेयर मान लीजिए। और ये जो एक कहा जाता है एक परसेप्शन के तौर पर, मतलब कई चीजें कई बार इस्टेब्लिश कर दी जाती हैं और हम लोग सब लोग उसी पर बात करने लगते हैं कि कहा जाता है कि महिलाएं नीतीश जी की वोटर हैं, महिलाएं नीतीश जी की वोटर, और खास की ये भी कहा जाता है कि, और मुसलमानों को अलग करके जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि पसमानदा मुस्लिम महिलाएं जो है वो नीतीश जी की वोटर हैं।
बहुसंख्यक समाज में महिलाएं वोटर हैं और मुसलमानों में पसमानदा मुस्लिम समाज की महिलाएं उनकी वोटर हैं। तो ये एक परसेप्शन है, इसकी सच्चाई आज आपको दिखेगी। और जब हमारी सहयोगियों ने कई महिलाओं से बात की है तो हम लोगों ने उनकी जातियां नहीं पूछी है, ना उनका धर्म पूछा है, लेकिन उनके अंदर की जो पीड़ा है वो उन्होंने खुल के कहा है। आज ही आप हम उदाहरण ले लेते हैं, आज हम जब मुजफ्फरपुर के बाहर खड़े हुए थे, मुजफ्फरपुर से जब हम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट कर रहे थे, दोनों महिलाएं थी, BLO गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। आप बताइए कि उनकी ये शिकायत है कि चुनाव आयोग ने उनके बैठने तक के लिए एक कुर्सी अवेलेबल नहीं कराई है। जिलाधिकारी या ERO जो हैं, जिला के रिटर्निंग ऑफिसर हैं चुनाव के, उनको क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अगर ये तय कर रहे थे कि BLOs जो हैं वो एक हेल्प डेस्क लगा करके वोटर जो पोलिंग स्टेशन है उसके 100 मीटर के बाहर बैठेंगे, तो क्या ये ERO की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उनके लिए कुर्सियां और टेबल अरेंज करते? क्या ये प्रशासन के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है? तो ये तमाम चीजें जो है, आप देखिए कि उन महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा हमसे बयान की। उन्होंने कहा कि बताइए हम लोगों के पास बैठने तक की जगह नहीं है। तो ये सरकार किस तरह से महिलाओं को मतलब फॉर ग्रांटेड लेती है, या आप कह सकते हैं कि युवाओं को अब तक इसने जिस तरह से फॉर ग्रांटेड लिया है। ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, ये दरअसल, ये बताइए एज किसको है अभी फर्स्ट फेज के बाद? देखिए हम लोगों ने बार बार कहा कि हम लोग कोई न तो पीके हैं जो भविष्यवाणी कर दें, गोदी मीडिया में अक्सर उनका चलता है कि पीके ने की भविष्यवाणी 400 पार, नहीं मोदी जी 400 पार नहीं जाएंगे, मोदी जी 350 तक आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको एब्सोल्यूट मैंडेट देना है। लेकिन हम लोगों का जो अपना आकलन है, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड, हम लोगों ने जो बात की है, एक आम जनता से जो बात की है, हम किसी भी, ये डिस्क्लेमर के साथ मैं DB लाइव के दर्शकों को बता रहा हूं कि अभी तक हमने किसी नेता का इंटरव्यू नहीं किया है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट से नहीं मिले हैं, ना महागठबंधन के किसी कैंडिडेट से मिले, ना NDA के किसी कैंडिडेट से मिले, ना जनसुराज के किसी कैंडिडेट से मिले। हमने आम लोगों से बात की, हमने चाय बेचने के वाले लोगों से बात की, हमने स्वीपर जो स्वीपिंग उसका काम करते उनसे हम लोगों ने बात की, सड़क पर सोती हुई जो महिलाएं हैं रात को, हम लोगों ने उनसे बात की, स्टेशन पर जो युवा बैग लेकर जनरल ट्रेनों का इंतजार कर रहा है, हम लोगों ने उनसे बात की, और उसके अंदर उससे जो हम लोग इनपुट निकाल करके लाए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार इस बार जो है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तेजस्वी ने नारा दिया, फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर तक पेनिट्रेट किया है। ये जो फीलिंग है उसके अंदर, युवाओं के अंदर, ये बिल्कुल सही जगह हिट किया है तेजस्वी यादव ने। और युवाओं को ये लगने लगा कि ऑब्वियसली मैन पावर मेरा, वो मतलब मैन पावर मेरा है, तमाम संसाधन पर हक मेरा होना चाहिए था ये, लेकिन ये कॉरपोरेट्स को दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो रोजगार के अवसर हैं उसको छीन करके मोदी जी ले जा रहे हैं गुजरात, और यहाँ उनको बताते हैं कि ये जो आपके रोजगार के अवसर हैं ये तो घुसपैठिया आके ले जा रहे हैं, ये तो घुसपैठिया ब्राजीलियन मॉडल। उनको पता नहीं मोदी जी क्या बोलेंगे, घुसपैठिया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन घुसपैठिया से प्रशांत सर ने अभी कहा कि घुसपैठिया से उनका आशय होता है मुसलमान। और आज बेगूसराय की मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बेगूसराय के बारे में आपको कह सकता हूं प्रशांत जी, राजीव जी, कि बेगूसराय लोकसभा में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें बमुश्किल अगर NDA को कोई एक विधानसभा सीट मिलेगी तो वो बेगूसराय की जो अर्बन विधानसभा सीट है, शहरी विधानसभा, उस पर अगर वो अपना जो उसकी सिटिंग सीट है वो बचा ले जाने में अगर कामयाब हो जाए। राज बाबू काम नहीं आ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, झटका मंत्री, हलाल मंत्री ये जो है, और पाकिस्तान टूरिज्म वीजा के जो ब्रांड एम्बेसडर है, आज भी उन्होंने सुबह बयान दिया है। आप सोचिए, वोटिंग शुरू हुई है और उन्होंने एक जहरीला बयान दिया है कि बुर्का लगा के जो महिलाएं वोटिंग स्टेशन पर जा रही हैं उनका बुर्का उठा करके चेक किया जाना चाहिए। ये बयान आज का है गिरिराज सिंह का। तो मैंने तो कहा, मैं तो कहता हूं भाजपा के लोगों को कहता हूं कि सर भाई, आप जो है मोदी जी को एक काम करना चाहिए और गिरिराज सिंह को उनको कहना चाहिए कि सर देखिए, ऐसा है कि आप हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, बाकी घुसपैठिए उसपैठिए ओसामा शहाबुद्दीन सबको साइड कर दीजिए। एज किसको है? मैं एज की बात कर रहा हूँ। एज हर हाल में हमारा जो अपना कंक्लूजन है, महागठबंधन को एज है, निश्चित रूप से महागठबंधन को एज है। इतनी देर से सुनना चाह रहा था, हमारे दर्शक साथी भी सुनना चाह रहे हैं कि आप जब रोड पे हैं, आप जब लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो पता होगा ही, कम से कम इतना तो बताएंगे ही। और किसी नेता से बात नहीं की है हम लोगों ने, किसी कैंडिडेट से, हम एक आम जनता की जो आवाज है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने जो आम लोगों से बात की और उनके साथ जो हम लोगों हमारा अनुभव है वो हम साझा कर रहे हैं, और इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आज फर्स्ट फेज की पोलिंग में महागठबंधन को एज है। निश्चित रूप से ये पिछली बार पोलिंग प्रतिशत क्या है? अभी तक कितने % पोलिंग हुई है?
जी राजीव जी, मैं बता दूं कि आज जो इलेक्शन 5 बजे तक। हाँ 5 बजे तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके मुताबिक 60.13% तक यहाँ पे मतदान हुआ है और ये कहीं ना कहीं बहुत भारी संख्या में मतदान हुआ है। पिछले 20 साल के 5 बजे तक का। जी 5 बजे तक का है और पिछले 20 साल के जो रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं और अब दोबारा से जो निकल कर सामने आए वोटिंग प्रतिशत उसके अनुसार 60.41% जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है बिहार में। वहीं अगर बात करें कि सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है तो वहाँ बेगूसराय का नाम आता है। बेगूसराय में 67.32% जो है सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं शेखपुरा में सबसे कम शेखपुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है वो है 52.6%। यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 2020 के मुताबिक 2020 में सिर्फ 57% जो है मतदान हुआ था, लेकिन इस बार उससे थोड़ा सा ज्यादा मतदान हुआ और देखा जाए तो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। कई सालों का रिकॉर्ड बिल्कुल। बिहार में पहले वोटिंग प्रतिशत काफी कम, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ा और अब यहाँ तक पहुंचा है कि 5 बजे तक अगर 60% से ज्यादा वोटिंग हो गई है तो इसका मतलब है कि ये प्रतिशत ऊपर जाएगा और ये प्रतिशत ऊपर जाएगा तो प्रशांत जी आपसे भी चलते चलते अब समय खत्म हो रहा है, आपसे भी समझना चाहता हूँ और आप भी लगातार जैसे साकिब जी घूम रहे हैं, जैसे हम सब घूम रहे हैं, आप भी साथ साथ हम लोग घूम रहे हैं अलग अलग लोगों से और हम लोगों का रूटीन अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सब अलग अलग कोने में चले जाता है, अलग अलग दिशा में निकल लेते हैं इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए कि यहाँ मतलब यहाँ के मतदाता क्या चाह रहे हैं और वो जब वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे जाएंगे वोट देने के लिए। और इस पर प्रशांत टंडन जी सबसे आगे रहते हैं क्योंकि सुबह सबसे पहले उठते हैं और कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। दौड़ने में जो रास्ते में लोग मिलते हैं, हम लोग तो चलने वाले लोग हैं, दौड़ते हैं प्रशांत जी, तो इसलिए भी प्रशांत जी दौड़ कर क्या कुछ निकला है आज और इस दौड़ में? जी सर, प्रशांत सर बिहार में आके दौड़ रहे थे, इसीलिए मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज भी इस बार दौड़ गया है कई दशकों के। नहीं देखिए, एक तो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है और शायद ये इतना राहुल गांधी ने शोर मचाया और उसका नतीजा भी है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव है कि एक नया पैटर्न देखने को मिला कि अभी 5 बजे तक के जो आंकड़े आए थे 6 बजे के आसपास 6 साढ़े 6 आंकड़े कम कर दिए गए, वो 60.02% था। फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद वो अपडेट होता है 60.25 होता है, फिर 60.33 होता है और अब 60.41 है। तो ये 0.102% जो बढ़ रहा है ये एक नया पैटर्न में देख रहा हूँ। ये क्या है समझेंगे इसको बाद में। और जो आप लोग कह रहे हैं मैं उसकी बात को मैं एक ये मेथड है डीबी लाइव का हम लोगों का कि हम लोग कम समय के लिए आते हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है तो नेताओं के पीछे भागने में समय खराब नहीं करते। आपको याद होगा कि जिस फ्लाइट से हम लोग आ रहे थे उस फ्लाइट में भी बहुत बड़े बड़े नेता हमारे आगे पीछे बैठे हुए थे और एयरपोर्ट पे मिले थे। हमने किसी से भी इंटरव्यू की बात नहीं की। हम इतना ये टाइम खराब करते ही नहीं, हम लोगों के बीच में बात करते हैं। और एक मेथड ये है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि एक छोटे 2-3 सवाल 300 किलोमीटर तक अगर आपको लोगों के जवाब एक जैसे मिल रहे हैं तो वो एक पैटर्न दिखाई देता है। तो उस पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आज जो हुआ है कुछ बड़े किले गिरने वाले हैं। जी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुछ आज जो हुआ यानी आज जो वोटिंग हुई है इसमें कई सारे 14 मंत्री उनकी किस्मत ईवीएम में यानी इलेक्ट्रॉनिक विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव यानी अगर जीत के आते हैं तो भावी मुख्यमंत्री, ये इन सब की किस्मत आज पिटारे में बंद हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उसमें बंद हो गई किस्मत। लेकिन इसमें से कई बड़े किले गिरने वाले हैं, ढहने वाले हैं। आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वाले दिन आप देखेंगे कि सचमुच कई बड़े किले जो हैं वो ढह गए। और इसीलिए यहाँ जरूरी है ये जानना कि आखिर ये चुनाव का पैटर्न किस दिशा को इंगित कर रहा है, किस दिशा में बता रहा है कि हाँ ये चुनाव किधर जा रहा है। अभी बहुत कुछ हम लोग और बताएंगे आप लोगों को, बहुत कुछ। और ये सीमांचल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ जानना जरूरी है क्योंकि सरकार बनेगी तो यहीं से और
गिरेगी तो यहीं से, यानी जाएगी तो यहीं से और आएगी तो यहीं से। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जम के अभी हैं और यहाँ से बहुत कुछ देंगे, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, फारबिसगंज है, कटिहार है और आसपास के पूर्णिया में तो हम हैं ही, आसपास के तमाम इन सबको मिला लीजिए तो लगभग 50 से ज्यादा सीटें आती हैं। और इन सीटों पर किसका कब्जा होगा? पिछली बार बता दूं आपको 2020 में 51 सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और उसमें से 4 तो जिले यही हैं, कटिहार है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन ये 4 ये मिलाकर 51 सीटें होती हैं। उसमें मैं दरभंगा और उन सबको भी जोड़कर 51 सीटें, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की बात कर रहा हूं। और इन सबको मिलाकर, उसमें सीवान भी है एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, इन सबको मिला के जो कुल 51 सीटें होती हैं, 51 में से 35 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन इस बार क्या ये पैटर्न कुछ और कह रहा है? क्या इस बार रिजल्ट कुछ और आएगा? दिखाई तो अभी वही दे रहा है। चलिए, 121 सीटों पे आज मतदान हो चुका है और मतदान का प्रतिशत अभी तक अपडेट नहीं हुआ। 8:17 और इस समय तक सिर्फ 5 बजे तक की का अपडेशन आ रहा है। हाँ, अच्छा, अब वो टाइम देना भी बंद कर दिया है, तो ये 5 बजे तक का अपडेशन जो था वो थोड़ा और बढ़ा। 60% से ज्यादा की पोलिंग हुई और ये क्या और आगे बढ़ेगा ये सब कुछ देखेंगे, लेकिन रिजल्ट किस दिशा में जाएगा वो भी देखा जाएगा। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आराधना जी, बहुत शुक्रिया आंचल जी और बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद शाकिब जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों, हमारे कैमरे के पीछे फारूक जी और उधर हमारे पीसीआर से हमारे साथी रुद्र और अंकिता जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक, आप सबका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और हाँ, एक बात, लगातार पिछले लगभग 6-7 दिन हो गए आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाया हूं। कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन चूंकि बाहर रहता हूं तो वो जो लैपटॉप यहाँ रख नहीं पाता, तो कमेंट आप लोगों कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। मगर आप लोग कमेंट लिखिए, बाद में उसको हम लोग जरूर पढ़ते हैं, मैं तो जरूर पढ़ता हूं और आप लोगों के विचारों से अवगत होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की